आदिपुरुष से निशाना मोदी सरकार पर। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, फिल्म आदिपुरुष के विवाद से पूरा देश उबल रहा है। विवाद से ज्यादा मैं इस बात से हैरान हूं कि फिल्म की गलतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दो कौड़ी के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को खलनायक के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। क्या फिल्म की कमाई मुंतशिर के घर जाने वाली थी, या फिर फिल्म के निर्माण के हर स्तर पर मुंतशिर का अधिकार था? तो एक अदने से संवाद लेखक के सिर पर फिल्म के विवाद की हांडी क्यों फोड़ी जा रही है? कोई मुझे बताए कि आज से पहले कितनी फिल्म की सफलता और असफलता के लिए बॉलीवुड ने लेखकों को सम्मान दिया है या जिम्मेदार ठहराया है। एक सवाल यह भी उठता है कि पैसों के लालच में कलाकार किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे धन पशु से भी सुचिता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए सेंसर बोर्ड बनाया गया है। तो आखिर इस विवाद को मोड़ देकर किसे छुपाया जा रहा है? फिल्म में सड़क छाप डायलॉग पर सेंसर की कैंची नहीं चलना किसकी ओर इशारा कर रहा है? क्या खुद भाजपा के अंदर मोदी का विरोध शुरू हो गया है, या फिर भाजपा मनोनीत सेंसर बोर्ड आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जो पैसे में राष्ट्रीय हित और देश के स्वाभिमान का भी सौदा करने से गुरेज नहीं कर रहा है? हम अपने मुंबई में स्क्रीन राइटर के तौर पर फिल्मी संघर्ष और साहित्य की समझ के आधार पर इस मुद्दे की व्याख्या करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के उस पर। मित्रों, आपका पुनः स्वागत है। फिल्म निर्माण की अंतः कथा यह होती है कि फिल्म में पैसे लगाना वाला पहले कहानी पसंद करता है, फिर उसकी अपनी मर्जी के अनुरूप फिल्म निर्माण के लिए डायरेक्टर चुनता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर की मर्जी के अनुरूप लोगों से काम लेता है। मनोज मुंतशिर अपनी मूर्खता के कितने ही किस्से गढ़ लें, उनकी हैसियत फिल्म में एक दो कौड़ी के संवाद लेखक की है, जिसके लिए उन्हें पैसा मिला है। सवाल उठता है कि इस घटिया अल्प बुद्धि संवाद लेखक को ही राष्ट्रीय स्तर पर खलनायक क्यों बनाया जा रहा है? क्या उसकी जाति फिल्म निर्माताओं के लिए एक अच्छा कवच है जिसकी आड़ में छुपा जा सकता है, या फिल्म पूरी तरह एजेंडा फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माण के तमाम थंब रूल या कहें गोल्डन रूल की धज्जियां उड़ाई गई? इस आदि पुरुष फिल्म में की गई बदतमीजियां, जी मैं पूरे होशो हवास से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जो बदतमीजी घटिया डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर द्वारा की गई है, उसके लिए कोई भी राष्ट्रवादी मन उन्हें माफ नहीं करेगा। अब छीछा लेदर होने और फिल्म की मुफ्त पब्लिसिटी के उपरांत करोड़ों रुपए बटोरने के बाद घोषणा करना कि हम डायलॉग बदल रहे हैं, एक बड़ा अक्षम्य अपराध है। यह तो वही बात हुई कि आप हमें गालियां दें और फिर बोलें कि आपको बुरा लगा तो हम शब्द वापस लेते हैं। हम राम कथा और राम को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। कुछ तर्कवादी राम कथा को महाकाव्य मानते होंगे। चलिए हम आपकी ही भाषा में बात करते हैं। जब कोई किसी धर्म का हिस्सा हो जाता है
तो क्या आपको उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या किसी भी साहित्यिक रचना के फिल्मांकन में आपको इतनी फिल्मी लिबर्टी मिलनी चाहिए कि उसकी मूल आत्मा ही मर जाए? चलिए हम आपके अनुसार राम को एक मिथक मानते हैं, लेकिन राम का पहला उल्लेख वेद में राजा के रूप में आता है। राम कथा हमारे भारत में वाचिक परंपरा की कथा है। भारत में राम कथा गायन एक परंपरा है जो आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक चली आ रही है। आप वाल्मीकि के काल को लेकर संशय में है तो चलिए गुप्ता पीरियड 5वीं शताब्दी के संस्कृत कवि कालिदास के रघुवंशम से ही गणना करें तो भी पिछले 1500 साल से यह महाकाव्य हमारी संस्कृति की पहचान बना हुआ है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो विश्व की सबसे प्राचीनतम ईसा पूर्व 3री शताब्दी की नाट्यशाला सीता बेगरा में भी इस रघुवंशम के खेले जाने का उल्लेख मिलता है। वैसे हिंदू मन राम को ऐतिहासिक चरित्र स्वीकारता है। राम हमारी संस्कृति के प्राण हैं। वे हमारी पूजा गृहों में, मंदिरों में, महाकाव्य में, लोकगीतों में, हमारे व्यवहार में समाये हुए हैं। त्रेता युग में पत्थरों पर राम लिखने से पत्थर तरे थे कि नहीं मालूम, लेकिन भारत में जिस भी गलत चीज के आगे भी राम लग जाता है वो पवित्र हो जाती है। उदाहरण दूं, विवाह में पहले राम गाली दी जाती थी। पहली गाली दाइन के गुरुजी के, पहली गाली दाइन के गुरुजी के, पहली गाली दाइन के गुरुजी के, पहली गाली दाइन के गुरुजी के। एक सखी ने कहा यहाँ तो बहुत सारे बाबा जी बैठे, इनके वाले गुरुजी कौन है हमें क्या पता। तब तक सखी ने कहा सुनो, वो जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है, जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है, वो बहू ना आए ससुरारी ऐसे ना खई है। अरे बहू ना आए ससुरारी ऐसे ना खई है। बिगाड़ा है, इनको क्यों दे। बोले अरे नहीं खासियत तो सुन लो, वो एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है, एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है, वो बबुआ आए ससुरारी ऐसे ना खई। पहले शादियों में पंगत इंतजार करती थी कि रब कब राम गाली शुरू हो तो भोजन प्रारंभ किया जाए। उन राम गाली देने वाली महिला कलाकारों को न्यौछावर भी दिया जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा की जनमानस में सहज स्वीकारता ही उसे राजनीति, फिल्म, नाट्य और अन्य साहित्यिक विधाओं के लिए उपयोगी कथा बनाती है। और तो और, जैसे चीन को ड्रैगन से, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू से, इंग्लैंड को बड़ी टोपी वाले
जेंटलमैन से दर्शाया जाता है, वैसे ही विदेशों में वनवासी राम के श्यामल रूप को भारत के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि राम कथा पर फिल्म पहली बार बनी। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में विजय भट्ट की फिल्म रामराज ने उस जमाने में पैसा और सम्मान दोनों कमाया था। रामलीला मंडलियां तो भारतवर्ष में उसी मान सम्मान के साथ राम कथा का मंचन आज भी करती है, लेकिन कभी विवाद नहीं हुआ। किसी ने भी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर रावण को मुर्गा खिलाते और सीता को स्पर्श करते नहीं बताया है। सभी ने राम कथा की पवित्रता को बनाए रखा है। राम कथा एक निर्दोष रचना है। उसके हर पात्र की अपनी मर्यादा और गरिमा है। आप उसे खंडित नहीं कर सकते। मैं अपने मुंबई के स्क्रीन राइटर के संघर्ष के अनुभव से कह सकता हूं कि बॉलीवुड में बेवजह फिल्म को विवादित करना और विवादित विषय में रुचि लेना होता है ताकि विवाद हो और फिल्म का पैसा वसूल हो जाए। अगर कोई लेखक राष्ट्रीय अस्मिता के विरुद्ध लिखने को तैयार हो जाए तो उसे अंडरवर्ल्ड सोने से तौल देगा, क्योंकि उसका एजेंडा सेट होता है। आदि पुरुष फिल्म भी इसी मानसिकता का परिणाम है। जब बात फिल्मी दुनिया की और संवाद लेखन की चल रही है तो मुझे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज और संवाद लेखक स्वर्गीय डॉक्टर राही मासूम रजा की याद आ रही। सुषमा स्वराज की एक घुड़की से बॉलीवुड के अश्लील विज्ञापन से मुक्ति हो गई थी। वैसे ही डॉक्टर राही मासूम रजा ने महाभारत सीरियल में संवाद लिखकर एक उच्च मानदंड स्थापित किया था। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जब ही तो मैं गंगा तट पर शंतनु की वंश रेखा। हम बात फिल्म की कर रहे हैं, ओटीटी की नहीं, जिस पर कोई सेंसरशिप नहीं होती है। सवाल उठता है कि आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड की बिना काट छाट के अनुमति कैसे मिल गई? क्या सेंसर बोर्ड केवल पैसा दोहन की संस्था भर है, या फिर वहां बैठे लोग आदि पुरुष के बहाने मोदी सरकार को बैकफायर करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग अब मोदी सरकार से उबरने लगे हैं, जो माहौल बना रहे हैं? हम भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से मांग करते हैं कि इस फिल्म को कैसे सेंसर सर्टिफिकेट मिला, इसकी जांच हो। कल जब मैंने एक आदमी से पूछा, आदि पुरुष देखने जाओगे? उसने कान पकड़ा, जीभ दांत में दबाया और कहा, हमारे अनुमान का जो अपमान करेगा उसकी फिल्म तो मैं हरगिज नहीं देखूंगा। हम लोग किसी भी साहित्यिक रचना पर 3 तरह के सेंसर को मानते हैं। पहला वो जो सरकार लगाती है, दूसरा वो जो समाज लगाता है, और तीसरा हम स्वयं अपने ऊपर सेंसर लगाते हैं। मैं भी ताकीज में तो क्या, आदि पुरुष टीवी पर भी आएगी तो नहीं देखूंगा जो मेरे आराध्य का अपमान करे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजे हूं कोटि बैरी सा, जद्यपि परम स्नेही। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हिंद, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।